मेरी जिंदगी मामूली लड़कियों से बहुत अलग थी। ये शायद मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी। जब मेरे माता पिता जिंदा थे तब मेरी जिंदगी बहुत आसान थी, मगर उनके मरने के बाद तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रह गई थी। मेरे पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब मैं अपनी शादीशुदा मौसी के घर पर रहती थी। मेरे पिता के रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते थे और उनके यहाँ जाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ ने मेरी परवरिश की थी। वो पढ़ी लिखी थी और टीचर की नौकरी किया करती थी। मेरी नानी नहीं थी और ना ही मेरी माँ का कोई भाई था। नानी के गुजर जाने के बाद माँ ने मौसी को अपने घर में रख लिया था। मेरी माँ स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और घर में भी बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह पालेंगी। मौसी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर उनकी शादी माँ ने एक अमीर परिवार में करवा दी। मौसी तो अपने घर में खुश रहने लगी, लेकिन जब मेरी माँ गुजर गई तो मैं अनाथ हो गई। सबको पता था कि इस शहर में मेरी मौसी ही मेरा एकमात्र सहारा है। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी मौसी को दे दी गई। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मौसी के घर आ गई, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब से मैं उनके घर आई थी, वो मेरे आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके पति तो मुझसे काफी बुरा भला कहते थे। मौसी भी अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, इसलिए अब उन्हें मैं गरीब और बोझ लगने लगी थी। उनकी सास भी मुझे ताने दिया करती थी। मैं मौसी के घर का सारा काम करती थी, उनके ताने सुनती थी, मगर फिर भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता था। फिर वो दिन आ गया जब उन्होंने मुझ पर सबसे बड़ा जुल्म किया। मौसा जी हमेशा उनसे कहते रहते थे कि मुझे यहाँ से भेज दें। उन्होंने कई सालों तक मुझे झेला, लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मुझे घर से निकाल देना चाहिए। एक दिन मौसी ने मुझे पकड़कर जमीन पर धकेल दिया, मेरे बाल खींचे और कहने लगी, यहाँ से चली जा। तेरी वजह से मैं कई सालों से बातें सुन रही हूँ, लेकिन अब और नहीं सह सकती। मैंने रोते हुए मौसी से कहा, मौसी, एक दिन आप भी अकेली थी। मेरी माँ ने आपको सहारा दिया था। अब मेरा भी वही समय आ गया है। आपको मुझ पर रहम नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने बहुत ख्याल कर लिया तेरा, अब और नहीं कर सकती। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मायके में नहीं कि मैं तुझे एडजस्ट करूँ। आज मुझे अपनी मौसी बिल्कुल अजनबी लग रही थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ा और मेरे बालों पर उस तरह चला दिया। मेरे लंबे काले बाल जमीन पर थे। मौसी बोली, अब देखती हूँ तुझे कौन अपनाएगा। बहुत जवान चल रही थी तेरी। इसके बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर धकेल दिया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले, ये तो अब कहीं की नहीं रही, इसका हाथ अब कोई नहीं थामेगा, ये तो पागल लग रही है। मैं वहां से उसी हालत में भागती चली गई। रोते रोते मैं एक वीरान रेलवे ट्रैक पर पहुंची। आसपास पूरा जंगल का इलाका था। मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे सहारा देगा। मेरी उम्र अब 18 साल हो गई थी। इतने सालों तक मैंने मौसी के घर रहकर उनकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर आखिरकार उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर ट्रैक पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। ट्रेन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे ट्रेन की आवाज मेरे करीब आ रही थी। जैसे ही मुझे लगा कि अब ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाएगी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कसकर खींचा। इतनी कसकर कि मैं उसके साथ जमीन पर घिसट कर गिर गई। मुझे कुछ जगहों पर खरोंचें भी आ गई थी। मेरी आंख खुली तो सामने देखा, एक बहुत सुंदर जवान लड़की थी जिसके लंबे घने बाल थे। उसने ही मुझे ट्रैक से खींच लिया था। उसने कहा, क्या करने जा रही थी तुम? मैंने रोते हुए उसे अपनी कहानी सुनाई और कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। उसने कहा, तो तुम बेसहारा हो, चलो मेरे साथ। मैं हैरान थी, ना मैं उसे जानती थी ना वो मुझे, मगर उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि मैं इनकार नहीं कर सकी और उसके साथ चल दी। वो मुझे अपने घर ले गई, एक छोटा लेकिन मजबूत सा घर।
उसने कहा, ये मेरा घर है, मैं यहाँ अपने भैया अर्चित के साथ रहती हूँ। उसका भाई घर पर नहीं था, लेकिन उसने मुझे अंदर बिठाया, पानी पिलाया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, कुछ मत सोचो, आराम करो। मैं सच में सुकून में आ गई थी। कई दिनों बाद पहली बार ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सुकून सिर्फ दिखावे का था। थोड़ी देर के बाद अंबिका का भाई अर्चित घर में आया। वो दिखने में लंबा चौड़ा, सुंदर और प्रभावशाली था, मगर उसने एक नजर भी मुझ पर नहीं डाली और सीधे अपने कमरे में चला गया। अंबिका ने बताया, ये मेरे भैया हैं, मुझसे 3 साल बड़े हैं। हम दोनों भाई बहन यहाँ अकेले रहते हैं, हमारे माता पिता नहीं हैं। तुम भी हमारे साथ आराम से रह सकती हो। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई किसी की इस तरह मदद कर सकता है। फिर उसने कहा, लेकिन हमारे घर में कुछ उसूल हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। मैं चौंक गई। कैसे उसूल? अंबिका बोली, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर लोग तुम्हें देखेंगे तो सवाल करेंगे कि तुम कौन हो। हम किसी को ये नहीं समझा सकते कि हमने तुम्हारी मदद की है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मौसी के घर भी नहीं जा सकती थी, सड़क पर भी नहीं रह सकती थी, और इस वक्त मेरी जिंदगी बचाना मेरे लिए सबसे जरूरी था। इसलिए मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये घर मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होगा। ये कोई आम घर नहीं था, और सबसे अजीब बात थी कि अर्चित वैसा नहीं था जैसा दिखता था। अंबिका ने अपने भाई की बहुत तारीफ की थी, मगर मुझे वो अजीब लगता था। मैं मजबूरी में यहाँ रह रही थी, लेकिन ये घर जितना शांत दिखता था उतना था नहीं। अगले दिन अंबिका किसी काम से बाजार गई और मैं घर में अकेली थी। अर्चित भी घर में ही था और मैंने महसूस किया कि वो मुझे गौर से देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे अकेले होने का फायदा ना उठाए, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप बैठा रहा। शायद ऐसा व्यवहार उसकी आदत थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। धीरे धीरे मैं इस घर को समझने लगी। ये पुराना लेकिन मजबूत मकान था। लंबा आंगन, ऊंची छतें, लकड़ी के भारी दरवाजे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। लेकिन इस घर के अंदर का माहौल रहस्य में डूबा हुआ था। सबसे पहली अजीब बात ये थी कि अर्चित ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था। कभी कभी तो वो सारी रात भी बाहर बिता देता था। उसे इस बात की फिक्र होनी चाहिए थी कि घर में उसकी जवान बहन अकेली रहती है, या फिर उसने अपनी बहन को मुझ जैसी अनजान लड़की के हवाले छोड़ दिया था। एक दिन मैंने हिम्मत करके अंबिका से पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ जाते हैं? उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं होती? मेरे इस सवाल पर वो चौंक गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, वे नौकरी करते हैं। उनकी दिन रात दोनों शिफ्ट की ड्यूटी होती है, इसीलिए वो बिजी रहते हैं। मैंने पूछा, कैसी नौकरी? वो पहले थोड़ी हिचकिचाई, फिर फौरन बोली, मेरे भैया बॉडीगार्ड हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं। ये जवाब मेरे सवालों को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रहा था, क्योंकि अर्चित का स्वभाव किसी भी बॉडीगार्ड के जैसा नहीं लगता था। इस घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मैंने कई बार उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो हमेशा लॉक रहता था। एक दिन जब अर्चित घर में नहीं था तो मैंने फिर अंबिका से पूछा, ये कमरा किसका है? उसके चेहरे पर एक डर की लकीर उभर आई। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस कमरे से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए और तुम वहां जाना भी मत। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि मैं कुछ और पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकी। लेकिन अब मेरा शक और बढ़ चुका था। रात को जब अंबिका और अर्चित सो जाते तो कभी कभी मुझे उस बंद कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और आंगन में झांका, मगर वहां पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन तभी मैंने देखा कि बंद कमरे के दरवाजे के पीछे हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये रोशनी वहां कैसे आई? क्या कोई अंदर था? मैं धीरे धीरे दरवाजे के करीब गई और कान लगाकर सुना। अंदर कोई धीरे धीरे बातें कर रहा था। मैंने दरवाजे को हल्का धक्का दिया, मगर तभी अंदर कोई आहट हुई और मैं घबराकर पीछे हट गई।
अगले ही पल रोशनी बंद हो गई। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। इस घर में कोई राज था। अगले दिन जब अर्चित घर वापस आया तो मैंने महसूस किया कि वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर झांक रहा हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे धमकी दे रहा था। अब मैं समझ चुकी थी कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। यहाँ कुछ छुपाया जा रहा था और ये रहस्य अर्चित और अंबिका दोनों ही जानते थे। आज पहली बार अर्चित ने मुझसे बात की थी। उसने कहा, तुम बार बार इस कमरे की तरफ मत आया करो। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे पता था कि मैंने कल रात कुछ सुना था। ये घर, ये दोनों भाई बहन और ये बंद कमरा मुझे बेचैन कर रहे थे। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा यहाँ रहना कोई साधारण बात नहीं थी। जरूर इन दोनों ने मुझे किसी मकसद से अपने घर में जगह दी थी। मैं जितना इन रहस्यों से बचने की कोशिश करती, उतनी ही उनमें उलझती जा रही थी। अर्चित का रातों को घर से बाहर रहना, घर में किसी की आवाजें आना और इन दोनों भाई बहनों का अजीब बर्ताव, सब कुछ मेरे अंदर एक अजीब सा शक पैदा कर रहा था। सबसे बड़ा झटका मुझे उस दिन लगा जब अर्चित की गैर मौजूदगी में मैं उसके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि अंबिका तो घर के कामों में व्यस्त रहती है, तो क्यों ना मैं ही सफाई कर दूं। जैसे ही मैं झाड़ू लेकर कमरे में पहुंची और उसे बेड के नीचे डाला तो एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने उसे गौर से देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी चीख निकलने ही वाली थी, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। ये क्या था? ये कैसे मुमकिन था? मेरा शरीर कांपने लगा था। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, लेकिन घर में पूरी तरह से खामोशी थी। मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। शाम को जब मैंने अंबिका पर गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि वो उलझी हुई लग रही थी, जैसे कि किसी बोझ तले से दबी हो। कहीं उसे तो नहीं पता चल गया कि मैंने बेड के नीचे वो चीज देख ली थी। अचानक अंबिका ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, नम्रता, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है? शायद वो मेरी परीक्षा ले रही थी। मैंने खुद को संभाला और कहा, हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोली, यहाँ ज्यादा चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है नम्रता। जो भी देखा करो उसे भूल जाया करो और जो भी सुनो उस पर ध्यान मत दिया करो। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई, लेकिन अब ये बात साफ थी कि इस घर में कुछ तो ऐसा था जो छुपाया जा रहा था। क्या ये मेरी मदद करने का बहाना था? क्या मैं किसी बड़े खतरे में फंस चुकी थी? उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग बार बार बेड के नीचे देखी हुई चीज के बारे में सोच रहा था। ये घर, इसके लोग, ये राज, सब कुछ मुझे गहरे अंधेरे में धकेल रहे थे। मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रही थी, मगर मैं कहाँ जाती? मुझे अंबिका ने सख्ती से बाहर जाने से मना किया था और फिर मेरे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं था जिससे मैं किसी से मदद मांग सकती। लेकिन इतना तय था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो मामूली नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अब वो बंद कमरा मेरे लिए और भी ज्यादा अहम हो गया था। शायद बेड के नीचे जो देखा था उसका संबंध इसी कमरे से था, मगर अंबिका ने सख्ती से कहा था कि मैं इस कमरे के पास भी ना जाऊं। लेकिन जब मुझे किसी चीज से रोका जाता तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता था। रात के समय जब अर्चित घर से बाहर था और अंबिका अपने कमरे में थी, मैं धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी। मैं बिना आवाज किए उस बंद कमरे के करीब पहुंची, जहां से अक्सर रात में रोशनी झिलमिलाती थी और किसी के बात करने की आवाजें आती थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ देर तक तो खामोशी थी, फिर अंदर से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। हाँ, वहां कोई बात कर रहा था। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। वो बंद था, हमेशा की तरह, लेकिन आज मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर अचानक अंदर से एक आहट हुई, जैसे कोई दरवाजे के करीब आया हो।
मेरा दिल धक्क से रह गया। मैं फौरन वहां से हटकर अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर में घुस गई। नाश्ते के समय जब मैं अंबिका के बराबर बैठी तो मैंने महसूस किया कि वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। अचानक उसने पूछा, नम्रता, तुम रात में कहाँ थी? मैं चौंक गई। क्या उसे पता चल गया था? मैंने घबराहट छुपाने की कोशिश की और कहा, मैं तो अपने कमरे में ही थी। अंबिका ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और हमारे इस घर में रहना है तो हद में रहना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं और तुम्हें उन्हें मानना होगा। मैं हैरान थी। आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या था जो मुझसे छुपाया जा रहा था? क्या वहां पर कोई छुपा हुआ था या फिर कुछ ऐसा जो आम इंसानों के लिए नहीं था? अब मैं तय कर चुकी थी कि इस रहस्य को जानकर ही रहूंगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता था कि अर्चित आखिर ऐसी कौन सी नौकरी करता था जिसमें उसकी एक भी छुट्टी नहीं होती थी। मैंने कई बार अंबिका से पूछा था कि उसका भाई आखिर जाता कहाँ है, लेकिन वो हमेशा एक ही जवाब देती, वो नौकरी करता है बस, और कुछ मत पूछो। पर उस रात मैंने अर्चित को चोरी छिपे घर से निकलते देख लिया। मुझे लगा, अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए कोई इतनी सतर्कता क्यों बरतेगा। आज मैंने ठान लिया कि मैं उसका पीछा करूंगी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और अपने चेहरे को ढक लिया, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गली पूरी तरह से सुनसान थी। अर्चित तेज कदमों से चल रहा था और मैं भी धीरे धीरे उसका पीछा कर रही थी। वो गलियों से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आम लोग जाने से भी डरते थे, शहर के पुराने शमशान घाट पर। शमशान घाट। अर्चित इस वक्त यहाँ क्या करने आया था? मेरा मन कर रहा था कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिपने का फैसला किया और छुपकर उसे देखने लगी। शमशान घाट के अंधेरे में कुछ लोग पहले से मौजूद थे। अर्चित उनके पास पहुंचा और वे आपस में बातचीत करने लगे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अर्चित एक गंभीर आवाज में कह रहा था, हमें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। काम? कौन सा काम? क्या वे किसी को मारने की साजिश कर रहे थे? मुझे डर लगने लगा। मैं वहां से हटने वाली थी कि अचानक अर्चित की नजर मेरे छुपने की जगह पर पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं एकदम ठहर गई, सांस भी धीमी कर दी। लेकिन कुछ पल के बाद उसने मेरी तरफ से नजर हटा ली और वापस अपनी बातों में लग गया। ये मेरे लिए मौका था। मैं धीरे से पीछे हटी और अंधेरे में समा गई। फिर बिना एक पल गवाए मैं तेजी से घर की तरफ लौट आई। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया और अपने कमरे में चली गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी। सुबह सुबह अर्चित घर वापस लौटा। मैंने धीरे से दरवाजे के बाहर झांका। वो जेब से कुछ कागज निकालकर अलमारी में रख रहा था और फिर फ्रेश होने के लिए चला गया। यही मौका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और दबे पांव उसके कमरे में चली गई। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली और कागजों को बाहर निकाला। जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ये एक लिस्ट थी जिसमें कई सारे नाम थे और हर नाम के साथ एक तारीख लिखी हुई थी। कुछ नामों के आगे निशान भी लगे हुए थे, जैसे कि वे पूरे हो चुके हों। मैंने उन नामों को ध्यान से देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही नाम थे जो पिछले कुछ महीनों से लापता हो चुके थे। मुझे चक्कर आने लगे। मैंने जल्दी से फाइल बंद कर दी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो नम्रता? मैंने घबराकर पीछे देखा। अंबिका उस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। वो चिल्लाई, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि ज्यादा समझदारी मत दिखाओ? मैंने जल्दी से कहा, मैं तो बस सफाई कर रही थी। अंबिका ने मेरी आंखों में झांका, जैसे कि मेरी सच्चाई को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर वो धीरे से बोली, नम्रता, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर इन सब चीजों से दूर रहो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ से निकाल दें और तुम फिर से दर दर की ठोकरें खाओ। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये नाम, ये लोग कौन हैं जो इस लिस्ट में हैं? अंबिका ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो खुद को रोक रही हो। फिर वो बोली, बस तुम इतना जान लो
कि ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। अर्चित जो कुछ भी करता है वो उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? इतना कहकर वो जाने लगी और सख्त लहजे में कहा, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और वहीं पर बंद रहो। मैं समझ गई थी कि ये दोनों भाई बहन कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे थे। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी जान खतरे में तो नहीं है। ये बात अब साफ हो चुकी थी कि मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा थी जिसे मैं समझ भी नहीं पा रही थी, और अगर मैंने कोई गलती की तो फिर इसकी कीमत मेरी अपनी जान भी हो सकती थी। ये घर, ये लिस्ट, शमशान घाट की मुलाकात और वो बंद कमरा, सब किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि मैं उनके राज के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, और शायद ये मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मैंने अर्चित के कमरे में जो लिस्ट देखी थी वो मामूली नहीं थी। ये उन लड़कियों के नाम थे जो हाल फिलहाल में लापता हो चुकी थी, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि हर नाम के आगे अलग अलग तारीखें लिखी हुई थी। कुछ तारीखें बीत चुकी थी और कुछ आने वाली थी। क्या इन नामों के आगे निशान लगाने का मतलब था कि ये लड़कियां मर चुकी थीं? मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अम्बिका बार बार मुझे चेतावनी दे रही थी, तुम यहाँ पर जो कुछ भी देख रही हो उस पर विश्वास मत करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का मतलब होता है मौत। मैंने जब अंबिका से उस बंद कमरे के बारे में पूछा तो फिर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो कुछ देर तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस कमरे के करीब भी मत जाना। पर अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैं उस बंद कमरे का सच जानकर ही रहूंगी। रात में जब सब सो गए तो मैं धीरे से उस कमरे के पास गई। दरवाजा हमेशा की तरह बंद था। मैंने निराश होकर पीछे हटने का सोचा, लेकिन तभी मेरी नजर नीचे पड़ी जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, और तभी मैंने सुना, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। बंद कमरे के अंदर का खौफनाक मंजर, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई में वहां पर कोई बंद था? मैंने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखा। और फिर अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बिना कोई देर किए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अगले दिन अर्चित बहुत गुस्से में लग रहा था। उसकी नजरें बार बार मुझ पर उठ रही थीं, जैसे कि वो मेरे दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। क्या उसे पता चल गया था कि मैं रात को उस कमरे के पास गई थी? अगर हाँ, तो अब मेरा क्या होगा? अगली रात जब अर्चित घर से बाहर गया तो मैंने मौका देखकर फिर से उस कमरे के पास जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ वापस जाने को तैयार नहीं थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई और रास्ता हो, और तभी मुझे दीवार का एक हिस्सा थोड़ा अंदर धंसा हुआ दिखा। क्या ये कोई खुफिया दरवाजा था? मैंने धीरे से उसे दबाया, और जैसे ही मैंने पूरी ताकत लगाई, दीवार हल्की सी हिली और फिर अचानक वो खुल गई। ये एक गुप्त रास्ता था जो सीधे उस बंद कमरे में जा रहा था। कमरे में जंजीरों में कैद औरत। मुझे तेज बदबू का एहसास हुआ। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, बस एक छोटे से बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी, और तभी मैंने उसे देखा। कमरे के कोने में एक औरत जंजीरों में बंधी हुई थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डर और बेबसी से भरा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। मैं इससे पहले कि कुछ कह पाती, उससे पहले ही दरवाजे के खुलने की आवाज आई। अब क्या होगा? बाहर से किसी के कदमों की आहट आने लगी थी। अर्चित मेरे बहुत करीब था। अगर उसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मुझे मारने में एक पल भी नहीं लगाएगा। अब मेरे पास वक्त नहीं था। क्या मैं इस औरत को बचा पाऊंगी, या फिर अगली लापता लड़की मेरी ही कहानी बन जाएगी? मैंने जल्दी से खुफिया दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और जैसे तैसे उसे बंद कर दिया। मैंने सुकून की सांस ली और वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। इस घर में जितना समय मैंने बिताया था, हर लम्हा खतरनाक साबित हो रहा था। अब मुझे साफ समझ में आ रहा था कि अर्चित, अंबिका और मौसी ने
मेरी जो मदद की वो सिर्फ एक दिखावा था। मुझे समझ में आ गया था कि जब तक मैं इस राज को पूरी तरह से नहीं खोलूंगी, तब तक मैं सुकून से नहीं रह सकती। मैंने फिर से अंबिका के बर्ताव पर गौर करना शुरू किया। वो पहले की तरह चुपचाप अपने कामों में बिजी रहने लगी थी और अब मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। मैंने अगली रात फिर से उस बंद कमरे में जाने का फैसला किया। मैं उसी खुफिया दरवाजे से अंदर गई और देखा कि ये कमरा कई हिस्सों में बटा हुआ था। कमरा खाली पड़ा था, लेकिन यहाँ एक और दरवाजा था। क्या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? मैंने हिम्मत करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी के पास आने की आवाज सुनकर मेरी सांसें थम गईं। मैंने जल्दी से खुफिया दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं बंद कमरे के अंदर फंस गई थी। अगर अर्चित को जरा भी शक हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर मेरा अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। मैंने एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपने की कोशिश की। अर्चित दरवाजे के पास आकर रुक गया और कहा, यहाँ कोई है। मेरी सांसें रुकने लगी, लेकिन फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी। अर्चित किसी से बात कर रहा था। तुमने भी सुना ना? कोई और भी यहाँ था। अब मेरा डर और बढ़ गया था। मैंने दीवार के साथ धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और पीछे वाले दरवाजे को छूते ही वो हल्का सा खुला हुआ था। ये वही दरवाजा था जिसे मैंने पहले देखा था। ये दरवाजा किसी और जगह की ओर जाता था, लेकिन कहाँ? अर्चित ने कुछ देर वहां पर रुकने के बाद कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर जाने लगी, मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी में रखे कागजात और पुरानी चीजों के बीच में मुझे एक फाइल दिखी। ये वही फाइल थी जिसमें उन लापता लड़कियों के नाम दर्ज थे। मैंने जल्दी से पन्ने उल्टे और फिर मेरी उंगलियां कांपने लगीं। एक नई तारीख दर्ज थी, आखिरी मकसद। ये देखकर मेरी धड़कन रुक गई। अब अगला नंबर किसका था? क्या मेरा था? मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर मैंने देखा बेड के नीचे खून से सनी हुई चादर, जिसे देखकर मैं कई दिनों से डरी हुई थी। वही चादर मेरी आंखों के सामने थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या अर्चित कातिल है? अचानक दरवाजे के पास से आवाज आई, तो तुमने सब कुछ जान लिया नम्रता? मैंने डरते हुए पीछे देखा। अर्चित मेरे सामने ही खड़ा था। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना नरमी, बस एक अजीब सी ठंडक थी। ये सब क्या है? आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। अर्चित धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और कहा, तुम गलत चीजों पर ध्यान दे रही हो नम्रता। जो तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हर दिखने वाली चीज सच नहीं होती। लेकिन ये नाम, ये लापता लोग, ये खून और वो औरत, वो कहाँ गई? मैंने घबराते हुए पूछा। अर्चित ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, अब तुम्हें सच जानना ही होगा। तो क्या मैं सच जान पाऊंगी, या फिर ये राज मेरे लिए अब एक नया मौत का दरवाजा खोल देगा? मैंने कमरे की तरफ इशारा किया। अर्चित कुछ समय के लिए खामोश हो गए, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हें आज सब कुछ पता चल जाएगा नम्रता, मगर शर्त यह है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी और फिर मेरे साथ चलोगी। मैं घबरा गई और अजीब नजरों से उन्हें घूर कर देखा। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। इस बंद कमरे के दरवाजे के पीछे मेरे कदम फौरन ही पीछे हट गए। मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मुझे आप दोनों भाई बहन बड़े ही अजीब लगते हैं। अर्चित ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो अब तक तो पहुंचा चुके होते। हमने सच में तुम्हारी मदद की है, तुम्हें अपने घर में पनाह दी है, मगर सच्चाई तुम्हें खुद देखनी होगी। मेरे पास अब दो ही रास्ते थे। मैं भागने की कोशिश करती, मगर फिर अर्चित मुझे रोक सकते थे। मैं उनके साथ जाती और खुद देखती कि आखिर वो क्या छुपा रहे थे। लेकिन अगर वे सच में मेरे साथ कुछ गलत कर देते। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। अगर मैंने आज सच नहीं जाना तो मैं हमेशा शक में ही रहती। मैंने हिम्मत करके सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। अर्चित आगे बढ़े और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया। ये एक पुराना तहखाना था, मगर यहाँ हर चीज बड़े ढंग से रखी गई थी। दीवारों पर चार्ट और मैप्स लगे हुए थे।
एक तरफ लोहे का संदूक रखा हुआ था। ये कोई आम जगह नहीं थी। मैंने पलटकर अर्चित की तरफ देखा और पूछा, ये कौन सी जगह है? उन्होंने धीरे से कहा, ये वो जगह है जहाँ सच छुपा हुआ है। मैंने गौर से चारों तरफ देखा और फिर जो नजारा मैंने देखा वो मुझे हैरान कर गया। सामने बैठे लोग जो मरे नहीं थे, कुछ औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। वे सब जिंदा थे मगर डरे हुए थे। अब तक मेरे दिमाग में यही था कि अर्चित लोगों को मार रहे थे, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। वे लोग डरे हुए थे मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे वे किसी खौफनाक हकीकत से बचकर यहाँ आए हों। क्या ये लापता लोग थे? क्या ये वही लोग थे जिनके नाम लापता लोगों की लिस्ट में थे? अर्चित ने मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखा और गहरी सांस ली। नम्रता, जो कुछ भी तुमने देखा और समझा वो हकीकत का सिर्फ एक रुख था। मैंने बेचैनी से कहा, तो फिर असली हकीकत क्या है? अर्चित बोले, ये सब वे लोग हैं जिन्हें उनके अपने घरवाले मार देना चाहते थे। ये बेसहारा लोग हैं जो समाज के जुल्म से भागकर यहाँ पनाह लेने के लिए आए हैं, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। मैं हैरान रह गई। क्या? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्चित ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक चार्ट टंगा हुआ था। इसमें वे सभी नाम थे जो मैंने फाइल में देखे थे। गैरत के नाम पर मरने से बचाई गई औरतें। ये वही लड़कियां और औरतें हैं जिन्हें गैरत के नाम पर मरने से बचाया गया है। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो फिर वो बेड के नीचे खून से सनी हुई चादर किसकी थी? अर्चित कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, एक लड़की बहुत जख्मी हालत में हमारे पास आई थी जिसे मैंने बचाया था। मैंने उसका इलाज घर में ही किया था, क्योंकि मैं सिर्फ एक सोशल वर्कर नहीं बल्कि एक सीबीआई पुलिस ऑफिसर भी हूँ। मेरा काम ही ऐसी बेसहारा लड़कियों को बचाना है। मैं उन्हें अपने घर में लेकर आता हूँ ताकि वे एक नई जिंदगी जी सकें। मैं हैरान थी। अंबिका ने भी इस राज को कई सालों से छुपाया हुआ है। हम इन औरतों के रिश्तेदारों को सजा दिलवा सकते थे, लेकिन सजा से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये समाज उन्हें फिर भी अपनाएगा नहीं। अगर ये वापस बाहर गईं तो उनके घर वाले इन्हें फिर मार डालेंगे। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन आप शमशान घाट क्यों जाते थे? अर्चित बोले, शमशान घाट पर मेरी ड्यूटी थी। वहां भी कई अनजान लाशें मिलती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। कई बार वो लड़कियां होती हैं जिन्हें समाज ने खत्म कर दिया। अब सब कुछ साफ था। अब समझी नम्रता, हमने तुमसे कहा था कि घर से बाहर मत जाना ताकि ये राज दुनिया तक ना पहुंचे। यहाँ के लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं। मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने इतने अच्छे लोगों पर शक किया था। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो गलत नहीं था, बस मेरे देखने का नजरिया गलत था। अब मुझे यकीन हो गया कि हर बार जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता। सच्चाई को जानबूझकर छुपाया भी जाता है। अब मुझे यकीन हो गया था कि इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। मैंने अर्चित और अंबिका से माफी मांगी और वादा किया, अब मैं भी आपकी तरह सोशल वर्कर बनकर इन बेसहारा लोगों की मदद करूंगी। आज इस हादसे को 7 साल हो चुके हैं। मैं आज भी इसी जगह पर रहती हूँ और समाज सेवा कर रही हूँ। जो लोग बेसहारा होते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, मैं उन्हें तलाशती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।